से लेकर महाराष्ट्र तक सुप्रीम कोर्ट के दो बड़े फैसलों ने राजनीतिक हलचल तेज कर दी है। दिल्ली और महाराष्ट्र की सरकार को लेकर दिए गए फैसलों से कहीं खुशी का माहौल था तो किसी को मायूस होना पड़ा। महाराष्ट्र में शिवसेना के 16 बागी विधायकों की सदस्यता रद्द करने के मामले में सुप्रीम कोर्ट ने शिंदे सरकार को राहत दे दी। कोर्ट ने कहा कि उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट का सामना नहीं किया था, बल्कि अपनी इच्छा से इस्तीफा दिया था, इसलिए वो उद्धव सरकार को बहाल नहीं कर सकते। कोर्ट ने राज्यपाल की भूमिका पर सवाल उठाते हुए कहा कि उनके पास फ्लोर टेस्ट करवाने के लिए कोई पुख्ता आधार नहीं था। राज्यपाल ने अपने विवेक से जो फैसला लिया वो कानून के मुताबिक नहीं था। कोर्ट ने भरत गोगावाले की चीफ व्हिप के तौर पर नियुक्ति को भी अवैध करार दिया। कोर्ट ने कहा कि स्पीकर एकनाथ शिंदे और 15 अन्य विधायकों की योग्यता पर फैसला कर सकते हैं। वैसे इसी मसले पर 7 जजों की बड़ी संवैधानिक बेंच सुनवाई करेगी। राज्यपाल का निर्णय को गलत करार किया गया। स्पीकर का निर्णय, जिन्होंने किसी और की व्हिप के ऊपर आधार पर अपना निर्णय किया, उसको गलत माना है। व्हिप गोगावले के नियुक्ति को गलत माना है। तो हर महत्वपूर्ण कानूनी मुद्दे पे सत्य की विजय हुई है। कोर्ट के फैसले के बाद उद्धव सरकार भले ही बहाल ना हो, लेकिन उद्धव ठाकरे इसे अपनी नैतिक जीत मानते हैं। उद्धव ठाकरे ने बागी विधायकों को गद्दार बताया। ठीक है, कानूनी तौर पर मैंने इस्तीफा दिया, शायद गलत हो सकता है, लेकिन नैतिकता अगर देखें तो जिन लोगों को मेरे पिताजी ने, मेरे पार्टी ने सब कुछ दिया, वो लोग उठकर मेरे ऊपर उंगलियां उठाए तो उनके लिए मैं मेरा विश्वास या अविश्वास क्यों जाता? जिन लोगों ने मेरे पार्टी से सब कुछ लिया और गद्दारी की, तो गद्दार लोग मेरे ऊपर अविश्वास लाए और उसका मैं सामना करूं, कैसे हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के फैसले से राहत मिलने के बाद एकनाथ शिंदे और देवेंद्र फडणवीस खुश हैं, लेकिन वो उद्धव के ऊपर नैतिकता को लेकर सवाल उठा रहे हैं। बीजेपी के साथ चुनकर आए और मुख्यमंत्री की कुर्सी के लिए कांग्रेस एनसीपी के साथ आप गए, उस समय इस नैतिकता को कौन से डिब्बे में आपने बंद किया था, इसका जवाब आप दीजिए। अगर नैतिकता की बात करते तो शिवसेना बीजेपी का सरकार स्थापित हो जाता था, लेकिन सिर्फ और सिर्फ सत्ता पाने के लिए, कुर्सी पाने के लिए जब निर्णय लिया, ये जनता ने देखा है, महाराष्ट्र ने देखा है, और उसी को सुधारने का काम हम लोगों ने किया है। सुप्रीम कोर्ट ने महाराष्ट्र के मामले में पूर्व राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी की भूमिका पर सवाल उठाए हैं। कोश्यारी का कहना है कि उन्हें उस वक्त जो सही लगा उन्होंने वही किया। मुझे नहीं लगता कि मैं चूंकि कानून का विद्यार्थी हूँ नहीं, मैं केवल संसदीय परंपराएं जानता हूँ और विधायी परंपराएं जानता हूँ। उस हिसाब से मैंने जिस समय जो भी कदम लिए सोच समझ के लिए। इधर दिल्ली में प्रशासनिक सेवाओं पर नियंत्रण को लेकर छिड़ी जंग को भी सुप्रीम कोर्ट ने शांत कर दिया। इस मामले में 5 जजों की बेंच ने एक मत से दिल्ली सरकार के हक में फैसला सुनाया। कोर्ट ने कहा कि लोकतंत्र में चुनी हुई सरकार को शक्ति मिलनी चाहिए, क्योंकि वही जनता के प्रति जवाबदेह होती है। इसलिए अफसरों के ट्रांसफर और पोस्टिंग का अधिकार दिल्ली सरकार के पास होना चाहिए। हालांकि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन पर केंद्र सरकार का अधिकार है। कोर्ट ने ये भी कहा कि उपराज्यपाल को सरकार के साथ हर फैसले पर बात करनी चाहिए। कुछ विषयों पर केंद्र का नियंत्रण नहीं हो सकता। विधानसभा राज्य से जुड़े कानून बना सकती है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल कोर्ट के फैसले को ऐतिहासिक बता रहे हैं। अब हमें एक बहुत बड़ा मौका मिला है। दिल्ली का काम जो है अब ये 10 गुना स्पीड से होगा। तो अगले कुछ दिनों के अंदर आप देखेंगे बहुत बड़ा प्रशासनिक फेरबदल होगा। कई सारे ऑफिसर्स को, कर्मचारियों को ट्रांसफर किया जाएगा इस आधार पे कि उन्होंने अभी तक कैसा काम किया। सवाल ये है कि क्या सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद दिल्ली में केजरीवाल सरकार बनाम एलजी के बीच तनातनी खत्म हो जाएगी? क्या अब ये मान लिया जाए कि उपराज्यपाल दिल्ली सरकार के काम में कोई दखलंदाजी नहीं करेंगे? कोर्ट के फैसले से महाराष्ट्र में किसकी जीत हुई है? क्या उद्धव ठाकरे ने फ्लोर टेस्ट से पहले मुख्यमंत्री पद से इस्तीफा देकर गलत किया था? दोनों फैसलों में एक सूत्र साफ दिखता है कि कोर्ट ने संवैधानिक पदों पर बैठे व्यक्ति, चाहे वो राज्यपाल, उपराज्यपाल हो या स्पीकर, उनके व्यवहार और राजनीतिक आचरण पर सवाल उठाए हैं। क्या कोर्ट के फैसलों के बाद संवैधानिक पदों पर बैठे लोग अपनी मर्यादा का पालन करेंगे?
सबसे बड़ा सवाल यही है कि संवैधानिक संस्थाओं को उनकी मर्यादा याद दिलाई गई और केंद्र और राज्यों के संबंधों को भी एक तरीके से रिप्रोमाइंड किया गया है। दोनों फैसले बहुत ही महत्वपूर्ण हैं कई नज़रियों से कि क्या अब ठीक से कामकाज होगा और जो संवैधानिक पद पर लोग हैं वो अपनी अपनी मर्यादाओं में कानून के दायरे में काम करेंगे क्या। तो दो जो फैसले हैं, एक दिल्ली का और एक महाराष्ट्र का, उन दोनों को समझने की कोशिश है कि क्या इनके और अंदर पेचीदगियां हैं, क्या नए कुछ इश्यूज और खुलेंगे इसमें, या अभी इससे एक लगता चीज़ें सेटल हो गई हैं। तो मैं कोशिश ये करूंगा कि दोनों को एक, चूंकि थीम दोनों की एक है लेकिन दोनों के विषयों को अलग अलग मैं चर्चा करना चाहता हूं, तो इसलिए महाराष्ट्र वाला पहले सेगमेंट में रखूंगा और दिल्ली वाला दूसरे सेगमेंट में, लेकिन दोनों पे चर्चा होगी। और कौन जीता कौन हारा, ये एक सबसे बड़ा सवाल है। कोई कह रहा है कि नैतिक जीत है, सत्य की जीत है, लेकिन सरकार में राजनीतिक तौर पे हार है। ये बहुत सारे सवाल हैं। और एक सवाल ये भी है कि जब महाराष्ट्र की सरकार गिर रही थी, नई सरकार बनने की प्रक्रिया चल रही थी, तो कई बार उद्धव गुट सुप्रीम कोर्ट गया था। तभी कहा गया था कि मैं हूं ना यहाँ पे, देखूंगा मैं। तो ऐसे बहुत सारी चीज़ें हम समझने की कोशिश करेंगे। हमारे साथ जो आज मेहमान हैं उसमें सत्येंद्र के फाउंडर आशुतोष जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार संजय सिंह जी हैं और सुप्रीम कोर्ट के दो बहुत ही सीनियर लॉयर विराग गुप्ता जी और अश्विनी दुबे जी। आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। सो जैसे मैंने रिक्वेस्ट किया कि एक एक विषय को हम लेंगे, आप ओपनिंग कमेंट में विषय चूंकि एक है दोनों को रख सकते हैं, लेकिन डिटेलिंग जब हम करेंगे तो हम अलग अलग विषयों को चर्चा में लाना चाहते हैं। तो पहले महाराष्ट्र वाला लेते हैं और कानूनी एक बार प्रक्रिया समझ लेते हैं, उसके बाद फिर हम पॉलिटिकल इसके रेमिफिकेशंस क्या होंगे, फॉलोआउट्स क्या होंगे, उसको हम देखेंगे। विराग गुप्ता जी आज से शुरू करें, कानूनी पहलू समझे, कौन जीता कौन हारा महाराष्ट्र में? नीरज जी, आपने दिल्ली की बजाय बॉम्बे से शुरुआत, मुंबई से शुरुआत करके ऐसा लग रहा है कि अपने क्षेत्र को विशेष वरीयता थोड़ा बायस तो होगा ही ना। मुंबई में रहता हूँ, वैसे बहुत बड़ा राज्य है और इसका असर पूरे देश में होगा जी। तो जो अभी बात जहां से पैकेज आपका चल रहा था, जहां पर बात आ रही थी संवैधानिक नैतिकता की, वहां से मैं शुरू करूंगा। तो इस पूरे मामले में देख के लग रहा है कि संवैधानिक नैतिकता भारत के सभी जो सत्ताधारी वर्ग हैं, गौरैया और डायनासोर की तरह वो गायब हो गई है। मुझे नहीं लगता कि कहीं भी किसी भी तरह से नैतिकता का कहीं पे कोई भी लेस मात्र चिन्ह बचा हुआ है, नंबर एक। नंबर दो, ये दोनों मामले एक देश की राजधानी से जुड़ा है और दूसरा देश की वित्तीय राजधानी से जुड़ा है। ये इस पहलू में अभी सुप्रीम कोर्ट के एक जज की टिप्पणी के संदर्भ में देखने की जरूरत है, जहां पर उन्होंने बोला है कि 40% मुकदमे, सरकारी मुकदमे फर्जी होते हैं। और ये जिस तरीके से जो सारे दलों के नेता हैं वो कानून का शासन नहीं मानते हैं और मनमर्जी तरीके से करते हैं, और ये अभी मुझे नहीं लगता है कि ये फाइनल है। अभी ये अभी सेमीफाइनल, कम से कम दिल्ली में तो सेमीफाइनल हुआ है और मुंबई में महाराष्ट्र वाले मामले में अभी बहुत सारी दूसरी चीजें आने बाकी हैं। 3 बातें इंपॉर्टेंट हैं। पहली बात कि सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद यह स्पष्ट है कि राज्यपाल, स्पीकर और जो पार्टियों का सिस्टम है वो पूरी तरीके से ध्वस्त हो गया है। ये एक बात है। दूसरी बात कि जब हम एक डबल इंजन या ट्रिपल, देश में तो पंचायती राज है, कायदे से ट्रिपल इंजन की सरकार होनी चाहिए, लेकिन अगर विरोधी दल की सरकार है तो डबल इंजन की सरकार संविधान के दायरे में नहीं चल सकती है। जो परस्पर वैमनस्यता का माहौल है उसमें यह साफ हो गया है कि संविधान की बजाय व्यक्तिपरकता है। ये दूसरी बात है। तीसरी बात कि सुप्रीम कोर्ट के अगर फैसलों को अगर हम देखें तो महाराष्ट्र में कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट का इंटरिम ऑर्डर था जिसकी वजह से पूरी गफलत हुई और अब उन्होंने ऑपरेशन को सक्सेसफुल किया लेकिन मरीज मर गया। तो इसके लिए जिम्मेदारी कहीं ना कहीं से सुप्रीम कोर्ट को लेनी होगी, क्योंकि अंतरिम आदेश तुरंत पारित होते हैं और फाइनल आदेश में कई बार इतना विलंब होता है कि जो जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड, ये महाराष्ट्र में देखने को मिला है। और मुझे लगता है कि पार्टियों के सिस्टम के बारे में, जिस तरह से चीफ व्हिप के बारे में आदेश हुआ है, जिस तरीके से आंतरिक लोकतंत्र के बारे में बात हुई है और उससे जुड़ा हुआ मसला दिल्ली में भी है,
तो पार्टियों का सिस्टम क्या होना चाहिए, छोटे छोटे एनजीओज की जवाबदेही होती है और देश का पूरा पैसा हड़पने वाली पार्टियों की कोई जवाबदेही नहीं है। कहीं व्यक्तिवाद हावी है, कहीं वंशवाद हावी है और कहीं सत्ता प्रधानता हावी है। विराग तो जी, चुनाव आयोग को भी कदम बढ़ाना पड़ेगा। विराग जी देखिए, सुप्रीम कोर्ट ने अपने फैसले में क्या कहा कि सरकार बनाने की प्रक्रिया गैर कानूनी थी, लेकिन सरकार अभी जो है ये कानूनी सरकार है। ठीक है, राज्यपाल ने जो किया वो गलत किया था उस समय जब उनकी पार्टी के बीच में वो इंटरवीन कर रहे थे, लेकिन जब इस्तीफा देने के बाद उन्होंने वो ठीक किया। उन्होंने फिर उन्होंने कहा कि जो डिस्क्वालिफिकेशन का मैटर है वो सिर्फ स्पीकर तय करेंगे, तो जिनकी पार्टी का डिस्क्वालिफिकेशन उन्हीं पार्टी के स्पीकर है। नीरज जी, इसको आप इस तरीके से देखिए कि जब सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर दे करके और प्रोटेक्शन दिया था, और ये आदेश अगर प्रोटेक्शन के समय में आया होता तो मुझे नहीं लगता है कि चीजें इतनी होती। चीजों को असंगत बनाने में, चीजों को यहां तक ढकेलने में कहीं ना कहीं से न्यायिक योगदान है। और ये पूरा ये साबित करता है कि जिसके हाथ में सत्ता का एक सूत्र आ जाता है उसी का ही शासन है। और यही ये कानून के शासन की सबसे बड़ी विडंबना है, क्योंकि इस पूरे दोनों मामलों को आप एक बिजनेस चैनल ने दो तरीके से देखने की जरूरत है। देश की राजधानी दिल्ली का मामला आम जनता से जुड़ा मामला है और देश की वित्तीय राजधानी से जुड़ा मामला ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से जुड़ा है, अर्ली जस्टिस से जुड़ा है। और इन दोनों मसलों पे सरकार, संसद, पार्टियां और सुप्रीम कोर्ट कैसे विफल हुई, इसका देश को आकलन करने की जरूरत है। तो आप कह रहे हैं कि आजादी की पार्टी में और सुप्रीम कोर्ट भी है, एक पार्टी इसमें, इस फैसले में सुप्रीम कोर्ट भी है। अश्विनी दुबे जी, वो बहुत सिंपली मैं इसको समझना चाहता हूं दर्शकों की मदद के लिए कि देखिए सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है कि सब कुछ उस समय गड़बड़ हुआ था, लेकिन अभी जो सरकार ये लीगल है। अब ये मेरे समझ में नहीं आता कि जब आपको सब चीज गड़बड़ लग रही थी तो आपने उस समय नहीं रोका। आप उस समय जब 2 बार गए कि दे रोकिए इनको, नहीं सरकार बना लेंगे, तो कोर्ट कह रहा था कि हाँ हाँ मैं बैठा हूं यहाँ पे, देखूंगा मैं। फिर उन्होंने देखा नहीं, फिर सरकार बन गई। तो अब आप कह रहे हैं कि ये लीगल गवर्नमेंट है। गलती ये निकाली जा रही है कि उद्धव ठाकरे ने इस्तीफा क्यों दिया। अब उस पर एक राजनीतिक बहस भी आशुतोष जी के पास जाऊंगा कि इस्तीफा न देते तो करते क्या वो। उनके पास इतनी पोजीशन नहीं थी कि वो जाके फ्लोर पे टेस्ट फेस करते। कैसे इंटरप्रेट कर रहे हैं आप इस डिसीजन को? क्या ये एक बहुत एम्बेरसमेंट सिचुएशन है राज्यपाल और प्रतिनिधि केंद्र सरकार के लिए? देखिए नीरज जी, आपको नमस्कार और सारे पैनलिस्ट को नमस्कार। ये समझना बहुत जरूरी है कि गवर्नर जो इम्यूनिटी इंजॉय करते हैं, कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोटेक्शन जो इंजॉय करते हैं, और जिन्हें लगता है कि वो संवैधानिक ना होकर एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट हैं, उनके लिए ये बड़ा सेटबैक है। सेटबैक इसलिए नहीं क्योंकि आपका डिसीजन कहीं ना कहीं उस पर चर्चा हो रही है, उस पर सवाल उठ रहे हैं, उस पर नैतिकता के साथ साथ संवैधानिकता की बात भी चल रही है। और जब संवैधानिकता और नैतिकता दोनों की बात आती है तो आप दोनों में फेल हो रहे हैं, तब आप वहां एक कॉन्स्टिट्यूशनली प्रोटेक्टेड पोस्ट नहीं, वहां पर एक राजनीतिक पार्टी के एजेंट की भूमिका में काम करते हैं, तो प्रश्न तो उठेगा। और यही प्रश्न एक लोकतंत्र में बहुत होता है, खास तौर से गवर्नर जैसे महामहिम, जैसे मर्यादा से भरे हुए पद के। लाभ हानि की बात तो बाद में। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि अनुच्छेद 163 में जो आपके संवैधान, आपके जो डिस्क्रिशनरी विवेकाधिकार है, वो जो एक्सप्लिसिट जो प्रोविजंस है उसके उसमें है। आपके सामने ऑब्जेक्टिव मटेरियल होना चाहिए किसी सरकार को गिराने के लिए या सरकार के कार्य में दखलंदाजी करने के लिए, और या इंटर से डिस्प्यूट में अगर आपको लगता है कि यहां पर आप राजनीतिक पार्टी के एक सदस्य, उसके एजेंट की तरह घूम रहे हैं, तो वहां आपको रुकना चाहिए। देखिए 163 निश्चित तौर पर अगर हम दो बातों को कहें कि गवर्नर के संवैधानिक अधिकारों की, गवर्नर का संवैधानिक अधिकार आदरणीय नीरज जी ये है कि अगर गवर्नर को लगता है कि कोई सरकार जिसके पास अभी ट्रस्ट नहीं है, जिसके पास अभी मेजॉरिटी नहीं है, नंबर नहीं है सरकार रन करने के लिए, तो गवर्नर अपने विवेकाधिकार से डिसीजन ले सकता है। लेकिन वो जो डिसीजन है वो डिसीजन
खास तौर से एक ऑब्जेक्टिव मटेरियल वहां पर होना चाहिए, और इसीलिए सुप्रीम कोर्ट ने आपके पास कोई ऑब्जेक्टिव मटेरियल नहीं। अश्विनी जी, एक चीज मुझे समझाइए, राज्यपाल का काम जो, मतलब मैं आपसे सवाल के तौर पे पूछा, मेरी समझ ये कहती है कि एक विश्वास प्राप्त सरकार चल रही है, जिसको सदन में विश्वास हासिल है और वो चल रही है। अब वहां मान लीजिए गड़बड़ हो गई, अपनी पार्टी में ही विद्रोह हो गया, 40 इधर भाग गए, 30 उधर भाग गए, या विश्वास मत नहीं है, तो राज्यपाल अपना विवेक इस्तेमाल करके जो इन्होंने किया कोश्यारी जी ने, कि बीच में इंटरवीन करने लगे, मतलब शिवसेना के अंदर ही जो डिस्प्यूट हुआ उस पर ये इंटरवीन करके नहीं आप बहुमत साबित करिए क्योंकि चिट्ठी लिखी गई है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट कह रहा है कि ये आप एक पार्टी के अंदर अगर विवाद हो रहा है उस पर दखल मत दीजिए। तो क्या यहाँ पे विवेकाधिकार लागू होता कि नहीं होता है? गवर्नर का विवेकाधिकार है तभी तो, अगर गवर्नर का विवेकाधिकार नहीं होता तो गवर्नर का वो रेजोल्यूशन जो डिसीजन था वो डिसीजन क्वेश्चन कर दिया जाता। गवर्नर का विवेकाधिकार, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आर्टिकल 163 को आपको इस्तेमाल करने से पहले आपको ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपके सामने होना चाहिए, तो वो ऑब्जेक्टिव मटेरियल आपके पास नहीं था, यानी आपने जो है वहां पर जो लेटर आपके पास, उस लेटर के बाद आपने तुरंत सरकार नो कॉन्फिडेंस मोशन के लिए आपने उनको फ्लोर टेस्ट के लिए सरकार बनाने के लिए बुलाया, इसलिए आपकी मंशा जो है संदेहास्पद है। लेकिन सवाल दो उठता है कि क्या भविष्य में इस तरह की परिस्थितियां होंगी तो क्या इस मैंडेट का पालन जो सिर्फ नैतिकता पर है, फिर मैं बात बड़े आदर के साथ कहना चाहूंगा कि क्या इस जजमेंट का, कॉन्स्टिट्यूशन बेंच की जजमेंट का कोई मैंडेटरी इंप्लीकेशन उन गवर्नर्स के ऊपर होगा क्या? प्रश्न तो यह है। दूसरा, दो उदाहरण आप देखिए कि जब कर्नाटका में इसके पहले, इस इलेक्शन से पहले का इलेक्शन हुआ तो 15 दिन का जो समय उस समय भी गवर्नर ने दिया, तो सुप्रीम कोर्ट ने उस समय भी कॉन्स्टिट्यूशनल पावर्स को लेकर के और बातों को लेकर के सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई गवर्नर 15 दिन का किसी पार्टी के फेवर में, यू कैन नॉट एक्ट एज एजेंट ऑफ एनी पॉलिटिकल पार्टी। सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करवाया, वहां पर फ्लोर टेस्ट हुआ। उत्तराखंड में आप देखिए, उत्तराखंड में जब हरीश रावत सरकार आर्टिकल 356 इंपोज हुआ, प्रेसिडेंट रूल लगा, सुप्रीम कोर्ट ने फ्लोर टेस्ट करने का टाइम बाउंड मैनर में डिसीजन दिया। उसी तरह से सुप्रीम कोर्ट ने महाविकास आघाड़ी के समय पर आप देखिए कि जिस समय अजीत पवार की और उनकी देवेंद्र फडणवीस की सरकार बनी, फिर सुप्रीम कोर्ट ने इंटरफेयर करते हुए सबसे जो वहां पर वरिष्ठ मेंबर थे उनको प्रोटेम स्पीकर बनाए। इन परिस्थितियों में जब मैटर ऑलरेडी पेंडिंग था तो एट द फर्स्ट इंस्टेंस अगर कुछ था तो इस पर डिसीजन लेना आवश्यक होता है। एक्चुअली ये तो मैंने कहा था कि एक पार्टी वो भी है, देखिए पार्टी इसमें एक है, उन्होंने डिसीजन लेने की। मेरे एक छोटा सवाल, उसके बाद मैं फिर आशुतोष जी संजय पाल, क्या इस, अगर राज्यपाल की इतनी गड़बड़ियां दिख रही थी, उनके इंटेंट पे क्वेश्चन था सुप्रीम कोर्ट, तो ये फैसला पलटा नहीं जा सकता था? नहीं, अब क्या, लॉट ऑफ वाटर हैज फ्लोन अंडर द ब्रिज। अब सरकार, अब फैसला पलटा भी जाता तो सुप्रीम कोर्ट तमाम सर्कमस्टेंसेस को एग्जामिन करते हुए डिसीजन देता है। फैसला पलट के अगर कहते भी तो फिर होता क्या? जब रिसिग्नेशन हो गया, रिसिग्नेशन दे दिया और आपने वॉलेंटरली रिसिग्नेशन दिया, तो आपका वो रिसिग्नेशन तो एक्सेप्ट नहीं होगा ना, आपको रिमूव किया जाता, आपको हटाया जाता, आप बने रहते, अपनी तरफ से नहीं रिजाइन करते, दूसरी पार्टी बन जाती, तब जरूर ये हो सकता था कि ये डिसीजन आता तो उसके कुछ मायने होते। आपने स्वयं से रिजाइन कर दिया तो ये ऑर्डर पास करने का कोई प्रश्न नहीं उठता। जी, आशुतोष जी और संजय जी। आशुतोष जी, इसमें बिल्कुल साफ दिख रहा है कि राज्यपाल, स्पीकर, पार्टी, इन सब की गलतियां हैं और ये बिल्कुल साफ साफ सवाल है कि इसमें बहुत सारी गड़बड़ियां की गई राज्यपाल के इंटरवेंशन के थ्रू। अब उसमें एक विषय ये भी हो सकता है कि उन्होंने इस्तीफा क्यों दिया, जो खुद ही कोर्ट कह रहा है वो टेक्निकल नहीं देते तो हम कुछ करते। तो मुझे ऐसा लगता है ना कि जब सब कुछ निकल गया तो हम विश्लेषण करके गलतियां निकालने की, ये नहीं करते तो हम ऐसा करते, वो नहीं करते तो हम ऐसा करते हैं। आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? दोनों की थीमेटिक दिल्ली में भी ले लीजिए, डिटेलिंग में हम लोग सेकंड सेगमेंट में जाएंगे। दिल्ली को अगर अभी लाएंगे तो मेरे ख्याल से फिर वो बहस थोड़ी सी बिखर जाएगी। नहीं, इसलिए करो, नहीं थीमेटिक, क्योंकि दोनों राज्यपालों, एक एलजी है, पूरे राज्यपाल है, लेकिन दोनों काम वैसे ही हो रहा है। देखिए, सुप्रीम कोर्ट का जो ये फैसला है, सुप्रीम कोर्ट ने कुछ मौलिक, मूलभूत, संवैधानिक जो अवधारणाएं हैं उनको पुनर्स्थापित करने का काम किया है। अब आप राज्यपाल के, और ये बहुत ही नुआंस्ड जजमेंट है, ये कोई बहुत ही स्थूल जजमेंट नहीं, बहुत ही नुआंस्ड जजमेंट है।
सुप्रीम कोर्ट ने गवर्नर के मसले पे क्या कहा है? बिल्कुल अश्विनी जी की राय बिल्कुल सही है। उन्होंने क्या कहा है? उन्होंने कहा है कि भाई राजनीतिक पार्टियों के अंदर अगर कोई द्वंद्व चल रहा है, कोई कलह चल रही है, कोई झगड़ा लड़ाई चल रही है, तो उसमें राज्यपाल को दखल देने का कोई अधिकार है। ये कोई नया फैसला नहीं है। अरुणाचल प्रदेश के मामले में, नाबिया के मामले में भी बिल्कुल राज्यपाल की भूमिका को बिल्कुल स्थापित कर दिया था अदालत, सुप्रीम कोर्ट ने। उसी को दोबारा उन्होंने एक तरीके से पुनर्स्थापित करने का काम किया। जो चीज नुआंस्ड है वो ये है कि ये तो सबको मालूम था, शिवसेना के अंदर एक विद्रोह की स्थिति पैदा हो गई थी और उस विद्रोह की स्थिति से ये सबको लग रहा था कि ये सरकार तो जाएगी। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि अगर क्या उन्होंने लिखकर ये दिया था कि हम इस सरकार से समर्थन वापस लेते हैं या समर्थन वापस नहीं लेते हैं। अगर उन्होंने लिखकर दिया होता तो वो ऑब्जेक्टिव मटेरियल होता जिसकी ओर अश्विनी जी इशारा कर रहे हैं। वो ऑब्जेक्टिव मटेरियल होता कि भाई हाँ, ये बात इतने लोगों ने सरकार से समर्थन वापस ले लिया है, लिहाजा सरकार को अब फ्लोर टेस्ट में जाके अपना बहुमत साबित करे कि भैया उनके पास बहुमत है या बहुमत नहीं है। तो उनका कहना यह कि राजनीतिक दलों के बीच में मतभेद भी होंगे, राजनीतिक दल के अंदरूनी जो है आपस में नीतियों को लेकर मतभेद होंगे, झगड़े भी होंगे, मारपिटाई भी होगी, लेकिन क्या वो उस सरकार से जिसमें का वो हिस्सा है उससे समर्थन वापस लेने के लिए कोई सबूत है या नहीं है? क्योंकि इस मामले में सबूत नहीं है, इसलिए राज्यपाल इस निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकते कि राजनीतिक शिवसेना के अंदर झगड़ा चल रहा था, लिहाजा उस सरकार का समर्थन जो है वो कम हो गया और वो बहुमत की सरकार नहीं। ये यहां पे उन्होंने गवर्नर की भूमिका पर सवाल खड़ा किया। फिर उन्होंने क्या कहा, इसको भी समझने की बात है। उन्होंने कहा है कि अगर ऐसा ही स्थिति पैदा हो रही थी तो फिर जो विपक्ष की पार्टियां हैं वो अविश्वास प्रस्ताव लेकर आती सरकार के खिलाफ और फ्लोर टेस्ट होता। विपक्ष जो है अविश्वास प्रस्ताव लेकर नहीं आया, राज्यपाल ने ये इस निष्कर्ष पर पहुंच गए कि आप जो है आप फ्लोर टेस्ट करिए। तो ये बड़ा नुआंस है जज। दूसरा जो स्पीकर को लेकर उन्होंने क्या कहा, उन्होंने कहा कि स्पीकर का फैसला है तो व्हिप कौन नियुक्त करेगा, वो लेजिस्लेचर पार्टी नियुक्त नहीं कर सकती, क्योंकि लेजिस्लेचर पार्टी जो मूल पार्टी है उसका एक हिस्सा है। क्योंकि हिस्सा है इसलिए जो मूल पार्टी है वही तय करेगी, वही नियुक्त करेगी। आशुतोष जी एक मिनट यहाँ पर रुकिए, नहीं पॉइंट मिस हो जाएगा। मूल पार्टी कौन बची ये सदन के अंदर स्पीकर तय करेगा। ये विवाद तो उस समय भी हो गया था कि मूल पार्टी कौन है। नहीं, ये स्पीकर तय नहीं करेगा। सुप्रीम कोर्ट के आज फैसले से बिल्कुल स्पष्ट है कि जो स्पीकर कौन होगा, व्हिप कौन होगा, ये जो मूल पार्टी है वो तय करेगी। जो लेजिस्लेचर पार्टी, जो विधायक दल है, वो मूल पार्टी का एक विंग कह सकते हैं, उसका एक विंग है। उद्धव ठाकरे उस वक्त तक उस पार्टी के अध्यक्ष थे, वही अधिकृत थे व्हिप को नियुक्त करने के लिए, या उनकी जो कार्यकारिणी थी वो नियुक्त करने की थी। सुप्रीम कोर्ट का ये कहना है कि ये काम जो है वो विधायक दल नहीं कर सकता, इसलिए जो व्हिप को नियुक्त करने का जो काम किया गया वो इलीगल है, गलत है। फिर सुप्रीम कोर्ट ने एक बात और महत्वपूर्ण बात की, उन्होंने कहा कि स्पीकर का यह अधिकार है कि वो ये तय करे कि एमएलए डिस्क्वालीफाई होते या नहीं होते। उन्होंने स्थापित किया इस बारे में, क्योंकि सदन के अंदर पार्टी, सुनिए ना सर, एक मिनट सवाल सुन लीजिए भाई, हमारे ज्ञानवर्धन करते रहिए आप। सदन के अंदर अगर एक पार्टी के अंदर दो हिस्से हो गए तो उसकी मान्यता कौन देगा? स्पीकर देगा। और एक गुट कह रहा है कि मैं तो इस पार्टी से हूं नहीं, असली मैं हूं। अब वो विवाद हो गया, सदन के अंदर विवाद हुआ, बाहर तो छोड़िए हो ही रहा है। वो कौन तय करेगा कि कौन वाला किसको मान्यता? तो वही देगा ना स्पीकर। सुप्रीम नहीं, चूंकि डिप्टी स्पीकर ऑलरेडी डिस्प्यूटेड थे, उनके खिलाफ अर्जी लगी हुई थी अविश्वास की, तो कैसे तय करेंगे? जो नुआम राबिया केस आप बता रहे हो यही केस था ना। अब आपने एक और उसमें एक और एंगल डाल दिया। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा है? सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि जो विधानसभा के अंदर का या संसद के अंदर का जो कार्रवाई है उसमें मैं दखल नहीं दे सकता। अगर किसी सदस्य की को डिस्क्वालीफाई करना, नहीं डिस्क्वालीफाई करना है, ये स्पीकर का अपना प्रेरोगेटिव है। स्पीकर एक बार फैसला कर लेगा तो उसकी कॉन्स्टिट्यूशनलिटी पर हम फैसला करेंगे। लेकिन हम स्पीकर को ये नहीं कह सकते कि आप इनको विधायक को आयोग करिए या ना करिए, यह मैं नहीं कर सकता। तो वो उन्होंने स्थापित किया। जहां तक ये डिप्टी स्पीकर का सवाल है, जो नबाम राबिया वाला मसला था, वो बहुत बड़ा सवाल है। बहुत बड़ा इसलिए है, सुप्रीम कोर्ट ने यह फैसला दिया था कि अगर किसी स्पीकर के खिलाफ अगर अविश्वास प्रस्ताव है तो क्या वो डिस्क्वालीफाई कर सकता है, नहीं कर सकता। सुप्रीम कोर्ट ने पहले कहा था कि नहीं कर सकता वो, क्योंकि वो ऑलरेडी उसका जो कॉन्स्टिट्यूशनलिटी है वो क्वेश्चन मार्क में। अब सुप्रीम कोर्ट ने कहा है
अगर ऐसा होता है, अगर इसको ऐसा होने दिया गया तो आगे सरकारें अस्थिर होंगी, क्योंकि अगर किसी विधायक को मान लीजिए अगर डिफेक्ट करना है तो 5 विधायक खड़े हो जाएंगे, स्पीकर के खिलाफ वो अविश्वास प्रस्ताव कर देंगे, स्पीकर पे क्वेश्चन मार्क लग जाएगा और यहां डिफेक्शन आराम से हो जाएगा। इसलिए उन्होंने कहा है कि ये चूंकि 7 जजेस फैसला करें और जो उसमें बहुत विवाद है। आशुतोष, आप भी जानते हैं कि अरुणाचल प्रदेश में थे, वो सरकार अल्टी पल्टी हो गई, उसके बाद मुख्यमंत्री ने आत्महत्या कर ली, उसमें पता नहीं क्या क्या चिट्ठी लिख दी उन्होंने, तो इसलिए वो सुप्रीम कोर्ट भी नहीं चाहता था कि हम उस विवाद में फंसे, तो एक बड़ी बेंच उसका तय करेगी भाई इसमें क्या करना चाहिए। एक्चुअली वो बहुत सही कर रहा है, बहुत टिपिकल इशू फंस गया कि अगर 5 लोग जाके कहते हैं तो विश्वास ही नहीं करता कि अगर सुप्रीम कोर्ट ऐसा होने देगी तो बहुत आसान होगा, 5 विधायक मिल जाएंगे, 15 विधायक मिल जाएंगे जिनको डिफेक्ट करना है पैसे लेकर या किसी और कारण से, वो स्पीकर के खिलाफ जो है वो अविश्वास प्रस्ताव ले आ देंगे। संजय जी, अविश्वास प्रस्ताव आ गया तो फिर वो अपना फैसला नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि भाई ये बड़ा कॉन्स्टिट्यूशनल मैटर है और इसलिए सुप्रीम कोर्ट की जो हायर बेंच है वो इस पर फैसला करे। जी संजय जी, ये महाराष्ट्र वाला जो मसला है, थीमेटिक तौर पे दिल्ली वाला भी, दोनों के नेचर एक है। ये एक तरीके से साफ ही दिखाता है कि राज्यपाल केंद्र सरकार के इशारे पे काम कर रहे हैं, अपनी विरोधी पार्टियों के सरकारों को परेशान करना और जैसा उनको आदेश दिया जाए, निर्देश दिया जाए या ऐसा, उसके खिलाफ वो काम करते हैं। ऐसा इस जजमेंट से लगता है, जो सुप्रीम कोर्ट ने सुनाया है इसको। लेकिन एट द सेम टाइम जब आप ये कहते हैं कि अभी जिस 16 विधायकों को कौन तय करेगा, स्पीकर तय करेगा, है ना, आपने इस्तीफा नहीं दिया होता तो हम आपकी बात पलट देते। जो मैंने अभी अश्विनी जी से सवाल पूछा था कि अगर उस समय क्योटिक सिचुएशन थी, अब थोड़ा फ्लैशबैक में जाइए, याद करिए, अभी तो सब कुछ लगता है कि नहीं सब कुछ ऐसा जैसा सुप्रीम कोर्ट कहानी सुना रहा है, लेकिन उस समय जो तबाही की स्थिति थी, हमें समझ में नहीं आ रहा था कि कौन किसके साथ है। उस परिस्थिति में राज्यपाल क्या कर रहे थे? तो आप इस सिचुएशन को क्या देख रहे हैं कि ये एक पूरा केस ऐसा बन रहा है, जो नैतिक सवाल बन रहा है कि भाई राज्यपाल लोग जो है अपनी हदों में नहीं रह रहे हैं आजकल। नीरज जी, समस्या राज्यपाल की आज से नहीं है। जिस समय केरला में पहली इस देश में चुनी हुई सरकार 1959 में इंदिरा गांधी एज कांग्रेस प्रेसिडेंट एंड जवाहरलाल नेहरू एज प्राइम मिनिस्टर, जिस समय नमूद्रीपाद की सरकार को खारिज किया गया था, उस समय से ये मसला चल रहा है। उसके बाद रामलाल और तमाम लोग ऐसे लोग आए जिसके बारे में सवाल उठा। सवाल ये भी उठा 1997 में, जिस समय वाजपेयी से मतलब के आर नारायण राष्ट्रपति उनसे विश्वास मत लेने को कह रहे थे। ये भी कहा गया कि विश्वास मत अपोजिशन के सदस्य ला सकते थे, क्यों नहीं लाए? तो ये एक अलग विवाद का विषय है। यहाँ जो उन्होंने कहा है कि ऑब्जेक्टिव वो क्राइटेरिया उस समय उनके सामने वो नहीं था, गवर्नर के सामने। अब देखिए, ये चूंकि सुप्रीम कोर्ट ने कहा है, सुप्रीम कोर्ट का कहा हुआ सर माथे पे, लेकिन अगर आप जनमानस के भाव से जाएं तो पूरे 2 हफ्ते से रियलिटी टीवी चल रहा था सुबह से रात तक, और लोग देख रहे थे कि किस तरह से क्या वो विधायक उद्धव गुट के साथ हैं या नहीं है, क्या उस सरकार के प्रति उनका विश्वास है या नहीं है। अब ये ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया मतलब कुछ और हो सकता था, लिख करके दिया गया कि नहीं दिया गया, मैं उससे वाकिफ नहीं हूँ इस समय में, मतलब सीधा तौर पे मेरी मेमोरी वहां पे नहीं है, मैं नहीं कह सकता। लेकिन लोग ये देख रहे थे कि ऑब्जेक्टिव क्राइटेरिया उस समय था या नहीं था। गवर्नर किस चीज से गाइडेड हुए वो तब के गवर्नर बता सकते हैं, उन्होंने आज कुछ कहा भी है। दूसरी बात यह है कि एक जो स्पीकर तय करेंगे, सही बात है, स्पीकर तय करेंगे, ये काफी पहले से इस बात को कहा जा रहा है और ये लेड आउट प्रिंसिपल है। लेकिन मुझे लगता है कि ये जो बात कही गई कि जो पॉलिटिकल पार्टी बाहर है, लेजिस्लेचर पार्टी का कोई रोल नहीं है, बाहर जो पॉलिटिकल पार्टी है वो कहेगी वही तय होगा। अब मुझे लगता है कि इसका एक लार्जर बेयरिंग जो होगा, मतलब कानून के जानकार यहाँ पे बैठे हुए हैं, मैं कोई कानून का जानकार नहीं हूँ, लेकिन अपनी सामान्य समझ से कह रहा हूँ कि जिस समय आप कहते हैं कि बाहर का, तो ये जो पूरा का पूरा एंटी डिफेक्शन लॉ है, ये एक तरह से रिडंडेंट हो जाएगा, क्योंकि किसी भी समय में जो बाहर बैठा हुआ पार्टी है वो कभी नहीं चाहता कि उसकी पार्टी में कोई फूट हो, चाहे 1/3 हो, चाहे आधे हो या 80% विधायक चले जाएं, या 2 हो या 4 हो। बहुत सारे स्टेट्स में हमने देखा है कि जो जहां 2 विधायक या 4 विधायक के समर्थन का जरूरत होता है, एक तो सरकार जो अगले चुनाव में इस समय जाएगी, राजस्थान में वहां भी ऐसा हुआ कि उसके वो 4 विधायक आ गए और वहां पार्टी कहती रही कि नहीं जी नहीं, या 2 विधायक आ गए या 1 विधायक आ गए, ऐसा कई जगह होता रहा है। अब जो पॉलिटिकल पार्टी है, जिसको आप कह रहे हैं कि पार्टी पर से, जैसे यहाँ पर उद्धव ठाकरे है, उनके पास वो शिवसेना आज वो पॉलिटिकल पार्टी का अधिकार नहीं है जो पहले था, क्योंकि उनसे लोग चले।
तो अगर उनकी बात मान ली जाए तो कभी वहां दूसरे पक्ष चाहे कितना भी वो डिफेक्ट करके कहीं जा नहीं सकता या अपने अलग दल नहीं बना सकता। पहले के ऑब्जर्वेशन में ये भी कहा गया था कि इतने साल के बाद क्यों, अब सरकार चलने के बाद समझ में आया। तो देखिए, ये तो फिर तो कोई डिवोर्स ही कभी नहीं होना चाहिए, शादी के मामले में भी कोई डिवोर्स नहीं होना चाहिए। दूसरी बात यह है कि अगर मान लीजिए नैतिकता का प्रश्न है, तो नैतिकता का प्रश्न आज से 4.5 साल पहले भी वहां था, क्योंकि जो चुन करके आए, इसके मूल में क्या है कि जो जिस पार्टी से चुन करके आए वो उस पार्टी के साथ 5 साल रहे। तो जो जिस पार्टी से, जिस सिद्धांत पे जो पार्टी जाए चुनाव में, वो भी उसी के साथ रहे। तो ये तमाम इसके साथ ये प्रश्न खड़े हो जाते हैं। और आज की उन सिचुएशंस में क्या होगा, अगर उन सिचुएशंस में आज के पूरे को अगर आप उस अलग तरह से इंटरप्रेट करें, तो मुझे लगता है कि आने वाले समय में या पहले भी जितनी सरकारें में फेरबदल हुआ, वो सारी की सारी चीजें जो इनवैलिड, अगर आप अगर पहले रेट्रोस्पेक्टिव अगर कोई चीज हो सकती, तो वो सारी सरकारें जो है वो इलीगल हो जाएंगी। दूसरा है कि आने वाले समय में क्या, आने वाले समय का तो अभी मैं वो नहीं कह सकता, लेकिन इसके जो लीगल इम्प्लीकेशन है वो आज के लिए नहीं है, आने वाले बहुत बड़े समय के लिए है। बच गई बात नैतिकता की, तो नैतिकता और राजनीति से शायद मतलब दोनों चीज को जोड़ करके हर समय हमें नहीं देखना चाहिए, क्योंकि कल कोई बोलते हैं चुनाव जीतने के बाद कुछ बोलते हैं, बाकी चीजें होती हैं, तो ये दोनों को समावेश नहीं किया जा सकता। तो लेकिन जो ये फैसला है, इसके परिणाम अभी तो मान लीजिए वो सरकार बच गई, सपोजिंग उन्होंने इस्तीफा नहीं दिया होता और पटल पे हार गए होते, तो आज क्या होता है? मतलब ये अब कल्पना करके देखिए कि आज क्या होता है। ये खैर उस कल्पना में मैं नहीं जाऊंगा, क्योंकि वो काफी एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन है, लेकिन ये जो जजमेंट है ये बहुत सारे दूसरे सवाल भी खड़ा करता है, जो आने वाले समय में तमाम जगह तमाम विवाद होंगे। नहीं सर, इससे कई सारे और विवाद खड़े होंगे, मुझे तो लगता है, इसलिए क्योंकि देखिए अब जब ये कहा जा रहा है कि जैसे आपने एक सवाल उठाया कि पार्टी बाहर से तय करेगी सदन के अंदर का कौन क्या हो रहा है, फिर डिस्क्वालिफिकेशन कौन तय करेगा, साहब स्पीकर तय करेगा, पार्टी किसकी ये कौन तय करेगा, चुनाव आयोग तय करेगा। डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर कौन है, स्पीकर निष्पक्ष होता है, लेकिन होता एक पॉलिटिकल पार्टी का है। मैं वही तो कह रहा हूँ कि वो स्पीकर तो पॉलिटिकल पार्टी का होता है। राज्यपाल भी कौन होता है, वो भी बहुत निष्पक्ष होते हैं क्या? राज्यपाल भी तो पॉलिटिकल अपॉइंटमेंट ही होते हैं। तो ये नैतिकता तो बड़ा एक अजीब सा एक मतलब कानून के दायरे में और नैतिकता के दायरे में बड़ा समस्या खड़ी जाती है। गुप्ता जी बताइए, आपको जोड़ना चाहते हैं। देखिए, मैं नैतिकता की ने शुद्ध तौर पर कानून की बात करता हूं। और 1 साल पहले हम लोग रिवर्स करते हैं। आपने और संजय जी ने एक बहुत अच्छा पॉइंट निकाला है। आपने बोला है मूल दल कौन है, और संजय जी ने दल बदल विरोधी कानून के अप्रासंगिक होने की बात की है। और यहीं से पूरी बात चालू होती है कि 1 साल पहले सुप्रीम कोर्ट ने इंटरिम ऑर्डर पास करके डिप्टी स्पीकर को डिस्क्वालिफिकेशन करने से रोका, और यहां से अन्याय की पूरी बुनियाद हुई। और उस अन्याय की बुनियाद में एक महल खड़ा किया गया, जिसमें दीवार खड़ी की राज्यपाल ने, एक छत खड़ी की स्पीकर ने, और उस पर कई मंजिल बनाई चुनाव आयोग ने। लेकिन उसकी जड़ में, और उस जड़ का सबसे बड़ा खामियाजा हुआ कि संविधान की 10वीं अनुसूची जो दल बदल विरोधी कानून है, वो पूरी तरह से सुप्रीम कोर्ट के फैसले के बाद अप्रासंगिक हो गई है। नंबर 1। नंबर 2, जब वो बोलते हैं कि अगर आपने त्यागपत्र नहीं दिया होता तो शायद हम घड़ी की सुई रिवर्स कर देते। एक मध्य प्रदेश में एक एडिशनल डिस्ट्रिक्ट जज महिला जज थी, उनका कुछ एक मामला था और उन्होंने उत्पीड़न की वजह से त्यागपत्र दे दिया। सुप्रीम कोर्ट ने 7 साल बाद उनकी बहाली कर दी। सवाल खड़ा हुआ था कि त्यागपत्र के बाद जब उन्होंने स्वेच्छा से त्यागपत्र दिया है तो उनकी बहाली कैसे हो सकती है। सुप्रीम कोर्ट के पास अनुच्छेद 142 के तहत अपार अधिकार हैं, और अगर इस पूरे मामले में अन्याय की जो नींव थी सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बनी थी, तो उस अन्याय को खत्म करने की जिम्मेदारी भी सुप्रीम कोर्ट की थी। ये पूरा फैसला सिर्फ और सिर्फ एकेडमिक इंपॉर्टेंस का है, लेकिन इससे संविधान में जो 10वीं अनुसूची है वो पूरी अप्रासंगिक हो गई है। जी हाँ, मुझे ध्यान आता है एक जज साहब थे, वो पहले राज्यपाल भी थे, फिर मंत्री बने, फिर जज बन गए। ऐसे कई बार हुए, तो भारत में ऐसे कई सारे उदाहरण सर मिलते हैं। अश्विनी दुबे जी, इस समय डिस्क्वालिफिकेशन जो 16 वाला मामला, वो कौन तय करेगा? नेचुरली स्पीकर 10th शेड्यूल के मुताबिक डिस्क्वालिफिकेशन का
सोल प्रोरोगेटिव स्पीकर का होता है, उस पावर को तो सुप्रीम कोर्ट ने लिया ही नहीं ना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा स्पीकर को समयबद्ध, और क्या समयबद्धता होगी ये नहीं है तय, समयबद्ध करके एक डिसीजन लेना होगा, खासतौर से डिस्क्वालिफिकेशन के मामले में। और जब वो डिसीजन आ जाएगा तब हमारा संवैधानिक अधिकार अनुच्छेद 226 में हाई कोर्ट का उसको टेस्ट करने का कि क्या एसेंशियल लीगल टेस्ट ये पास करता है, और आर्टिकल 32 में या आर्टिकल 136 में अगर हाई कोर्ट एक्सरसाइज करता है उसके बाद तब हमारा आएगा। तो ये जो पावर्स हैं संवैधानिक, वो तो एज इट इज अभी वही की वही है, जहां पर की डिस्क्वालिफिकेशन स्पीकर को तय करना है। नबीम राबिया केस में डिसाइड हुआ कि जिस स्पीकर या डिप्टी स्पीकर के अगेंस्ट डिस्क्वालिफिकेशन का नोटिस पेंडिंग होगा वो जो है डिसीजन नहीं लेगा। तो ये तो एज इट इज ही है, जब तक कि संवैधानिक बेंच नबीम राबिया के केस को ओवरटर्न नहीं करती, कोई और इश्यूज नहीं लेकर आती। लेकिन 10th शेड्यूल की बात, गवर्नर की पावर्स, उन पावर्स पर आप आदर्शवादिता, नैतिकता के अलावा कहीं देखिए कि उसकी कोई मैंडेटरी इंप्लीकेशन हो, ऑब्जेक्टिव मटेरियल छोड़ दीजिए। जी अश्विनी जी, एक छोटा सवाल और, इस केस में अब सब कुछ सेटल है कि इसमें कुछ और बाकी चैलेंज करने के लिए? क्योंकि अभी मैंने सुना कि जो उद्धव गुट के शिवसेना वाले प्रवक्ता जी कहते तो अभी फिर भी कुछ पेज निकाल के चैलेंज कर सकते, कुछ इसमें बचा क्या चैलेंज करने लायक अभी? जब तक अगर वो चैलेंज होता है तो आने वाले दिनों में वो लैंडमार्क डिसीजन बन सकता है, खास तौर से ऐसी सिचुएशंस अराइज होती हैं। क्योंकि जब तक 5 जजेस बेंच की जजमेंट को 7 जजेस बेंच की जजमेंट ओवरटर्न नहीं करेगी तब तक वो लॉ ऑफ लैंड है और वो वही माना जाएगा। या कुछ रिव्यू के कुछ ऐसे स्पेशल ग्राउंड्स हो जिसमें ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट कहता है कि यहाँ पर इसको रिव्यू किया जा सकता है या रिकॉल इस पैराग्राफ किया जा सकता है, वो डिस्क्रिशन है सुप्रीम कोर्ट का, वो सुप्रीम कोर्ट के अधिकार हैं। लेकिन इस फैसले को पूरा ओवरटर्न करने के लिए, खास तौर से जहां पर अगर एक तरह से बात आए कि एक्सरसाइज ऑफ डिस्क्रिशन बाय द गवर्नर वेदर इट इज इन अकॉर्डेंस विद द कॉन्स्टिट्यूशन और नॉट, वो एक चीज सेटल हो गई है। अब बाकी चीजें आने वाले दिनों में पता चलेगा। परंतु एक बात तो तय है कि अगर आप स्पीकर के पावर्स की बात करें, वो पावर्स एज इट इज हैं। 10th शेड्यूल की बात करें, वो भी अभी एज इट इज है, अप्रासंगिक नहीं हुआ है। उसके अलावा आप गवर्नर के जो पावर्स हैं 163 के, उसकी भी बात करें, वो भी एज इट इज है। मेरा तो मूल प्रश्न यही था, मैंने शुरुआत यहीं से रखा था, आपको याद होगा मैंने जब पूछा था कि इसमें क्या हुआ। आपने एक बहुत बढ़िया विश्लेषण किया और वकीलों के साथ साथ हम पत्रकारों को भी पढ़ने में बहुत दिलचस्पी आ, मैंने तो बहुत पढ़ा शाम से इसमें कि हुआ क्या क्या दरअसल। तो सबने बहुत बढ़िया विश्लेषण किया, इनको ऐसा नहीं करना चाहिए, उनको वैसा नहीं करना चाहिए। कल वो करेंगे कि नहीं करेंगे इसके बारे में क्या, कल मैं फिर करूंगा। मैंने सुना उनकी कोश्यारी जी की बाइट, वो कह रहे हैं कि हमने संवैधानिक मर्यादा परंपराओं का पालन किया है। अगर मेरे सामने एक पार्टी के 40 विधायक आसाम चले गए हैं, यहां सरकार में तबाही मची है, रियलिटी शो चल रहा है, तो मैं बैठ के देखता रहूं? फिर मुझे बताया जाएगा कि नहीं, एक पार्टी के अंदर के मसले पे आपको डिस्टर्ब नहीं करना है। तो ये ओपन एंडेड छोड़ दिए गए हैं। नीरज जी 5 सेकंड सर, 5 सेकंड मुझे ब्रेक लेना, दिल्ली वाला छूट जाएगा फिर। हाँ जल्दी से सर, सिर्फ 5 सेकंड बस। हाँ 5 सेकंड। देखिए ऐसा है कि अभी बहुत कुछ बाकी है। इस आदेश से सरकार का भविष्य भले ही डिसाइड हो गया हो, लेकिन शिंदे गुट जो बागी गुट था और खुद को मूल शिवसेना मान रहा है, तो अब ठाकरे गुट चुनाव आयोग के सामने इस जजमेंट के बेसिस पर फिर से मूल शिवसेना में कब्जा करने का एक प्रयास कर सकता है। इसलिए इस जजमेंट से सर उसमें भी विराग जी, उसमें बहुत लकूना है। उन्होंने जो लिस्ट दी है ना अपने लाखों कार्यकर्ताओं की, हजारों पदाधिकारियों के एफिडेविट के साथ, नहीं वो अभी वो बाद में दी है। रिवाइवल के सुरंग बनेगी। हाँ नहीं, वो सुने ना सर, वो बहुत बाद में दी है। दूसरी चीज, उन्होंने जो अपनी एक एग्जीक्यूटिव बॉडी बनाई थी कि टॉप बॉडी कौन होगी, वो ही बॉडी फॉल्टी है, इसलिए उसमें बहुत दिक्कत आई, पेज फंसे। खैर हम लोग उसमें नहीं जाते, बाद में देखेंगे क्या होगा। अगर शिंदे गुट के लोग डिस्क्वालीफाई हो जाएंगे तो ये ऑटोमेटिकली ये मूल शिवसेना इनके पास आ जाएगी। 16 तो होंगे सर, सरकार में कोई दिक्कत नहीं। हाँ आशुतोष जी, अब जल्दी से 5 सेकंड आपको, फिर मैं ब्रेक लेना। विराग जी जो कह रहे हैं उस बात में बहुत दम है। हाँ, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने स्पष्ट तौर पे कहा है कि जो मूल पार्टी है वही नियुक्त कर सकती है व्हिप। इसका मतलब यह है कि उन्होंने जो उद्धव ठाकरे की शिवसेना है उसको मूल पार्टी माना है और जो लेजिस्लेचर पार्टी है उसको मूल पार्टी नहीं माना है। ये इसलिए ये विराग जी ने जो कहा है इस बात में बहुत दम है। नहीं बिल्कुल इसमें दम है सर, लेकिन मेरा सवाल इसके आगे आपने सुना नहीं।
अगर उस पार्टी के अंदर बाइफर्केशन हो गया है और ये इस पे क्वेश्चन है कि मूल कौन है और ये विधानसभा के अंदर तय होना है, तो ये तो स्पीकर बताएगा कि मैं इस पार्टी को अलग मानता हूं, इस पार्टी को अलग मानता हूं। समस्या वहां खड़ी हो गई ना। कोर्ट ने कुछ कहा क्या इस बारे में? नहीं कहा। फिर आप कंफ्यूज कर रहे हैं। हाँ। देखिए दिल्ली वाला रह जाएगा। देखिए डिफेक्शन का लॉ है वो बहुत क्लियर है। हाँ। कि अगर लेजिस्लेचर पार्टी को आप मूल पार्टी से पहले अलग नहीं कर सकते। दूसरा, हाँ। लेजिस्लेचर पार्टी में डिवीजन हो सकता है 2/3। अगर आप डिफेक्ट करते हैं तो दूसरी पार्टी में मर्ज करना पड़ेगा। यानी जो 1/3 है वो पहले की तरीके से मूल पार्टी बनी रहेगी। इसको समझने की जरूरत है। यही इसलिए मैंने कहा ये बहुत ही नुआंस्ड कॉन्स्टिट्यूशनल जजमेंट है और बहुत लंबे समय तक, मतलब कुल मिला के कुल मिला के अभी मामला खत्म नहीं हुआ, अभी चलेगा। थोड़ा 2-4 शो हम और करेंगे इसमें, है ना। तो एक छोटा सा ब्रेक लेता हूं सर। अगले उसमें दिल्ली वाले मसले, क्योंकि वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है और अभी विराट जी के करीब है, तो ब्रेक के बाद उस पर आता है। When your number gets shared, you get unwanted calls. Buy motor insurance on PhonePe. We keep your number private, always. Save up to rupees 12,000 on car insurance on PhonePe. We don't just make new categories. We remake legends. In fact, we make the whole world of India's mobility new forever. Okay guys, इस बार टीम सिलेक्शन सिर्फ फॉर्म के बेसिस पे होगा, पास्ट रिकॉर्ड्स और पॉपुलैरिटी पर नहीं। There's only one change in the team. सूरज will play in place of रवि। कोच, ये रवि को बाहर छोड़ना सही है? मेरी एनालिसिस कहती है कि सूरज फॉर्म में है और अच्छे रिजल्ट्स के लिए फॉर्म देखना जरूरी है, नाम नहीं। कुछ इसी तरह फॉर्म में प्लेयर सिलेक्ट करने का फंडा इन्वेस्टमेंट में भी है। वेल्थ क्रिएशन के लिए सैमको पेश करता है इंडिया का पहला एक्टिव मोमेंटम फंड, जो स्टॉक सिलेक्ट करे उनके फॉर्म और मोमेंटम पर। आज ही निवेश करें। म्यूचुअल फंड निवेश बाजार के जोखिमों के अधीन है। योजना से जुड़े सभी दस्तावेजों को ध्यान से पढ़ें। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, इसकी ताकत बने घर की ढाल और इसकी फ्लेक्सिबिलिटी रखे घर को सॉलिड सालों साल। गैलेंट एडवांस TMT सरिया, निर्माण का रियल हीरो। अर्जुन, 10th में यू मेड अस रियली प्राउड। अब आगे क्या सोचा है? पापा, मैंने IIT जाना है और इंजीनियर बनना है। Think IIT, think विद्या मंदिर। स्वागत एक बार फिर से आपका। रात 2 महत्वपूर्ण फैसलों पे हम चर्चा करें। महाराष्ट्र में हमने चर्चा की और अब चर्चा होगी दिल्ली में। वहां पे भी LG और राज्य की जो सरकार है उसके बीच में विवाद था कि किसकी शक्तियां कितनी ज्यादा हैं। सुप्रीम कोर्ट ने यह साफ कहा है कि राज्यपाल या LG जिनको कहते हैं वहां पे, उनके पास वही जो 3 पुराने थे कि पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन का अधिकार है, बाकी राज्य सरकार के पास है। चूंकि वो चुनी हुई सरकार है इसलिए वो बॉस है और उनके कामकाज में दखल न दें बल्कि उनकी सलाह से वो काम करें। किसका अपॉइंटमेंट कहाँ होना, किसका ट्रांसफर कहाँ होना, ये सब राज्य सरकार को करना है। ये फैसला निकल के आया है। अच्छा, कुल जमा हमारे पास सर 4-4 मिनट है सबके लिए, तो आप लोग प्लीज थोड़ा समय ध्यान रखिएगा, 30 सेकंड मेरे लिए छोड़ दीजिएगा। संजय जी, आपसे शुरू करते हैं। दिल्ली का मामला सेटल कि नहीं? मैं म्यूट पे था। दिल्ली का मामला देखिए सेटल हुआ, ये अच्छी बात है। हाँ। एक चीज और है इसमें जो गौर करने लायक है और उसपे आशुतोष जी को काफी उसमें अंदर से भी ज्ञान है और बाहर से भी, और पहले का भी वो है। देखिए, दिल्ली का मसला 2013 तक कोई मसला दिल्ली में नहीं था जो डिवीजन ऑफ पावर है। इस समय पहले जो भाजपा की सरकार थी उस समय भी पूरी की पूरी सरकार केंद्र की नहीं थी, मतलब बाद में कुछ समय के लिए ही वाजपेयी सरकार आई थी। उसके बाद जब शीला दीक्षित की सरकार थी तो एक पीरियड वो था जिस समय वाजपेयी की सरकार थी और शीला दीक्षित की सरकार आई। तो ये कहीं कोई किसी तरह का कॉन्फ्लिक्ट नहीं था। 13 में जब थोड़े दिन के लिए आया उस समय थोड़ा कॉन्फ्लिक्ट हुआ और उसके बाद 15 के बाद ये सिचुएशन शुरू हुआ। अगर मेरी मेमोरी सर्व कर सही है तो ये मसला शुरू हुआ था ACB के कंट्रोल को लेकर के, जिसमें कुछ लोगों के खिलाफ मतलब कुछ केसेस दर्ज किए गए थे
और वो मसला मेरे ख्याल में आने वाले समय में वो भी उठेगा, क्योंकि इस फैसले से वो क्लियर नहीं है कि एसीबी किसके पास होगा, विच इज एंटी करप्शन ब्यूरो, तो वो कहाँ जाएगा। लेकिन एक तरह से ये जो आज सुप्रीम कोर्ट का एक फैसला आया है, पहले कुछ और फैसला था, एक फैसला जो आया है 5 संविधान पीठ का, 5 जजों की संविधान पीठ का, ये फैसला, सुप्रीम कोर्ट का हर फैसला सम्माननीय योग्य होता है। तो इसमें ये मान करके चला जाए कि अब ज्यादा कंफ्यूजन नहीं, लेकिन कंफ्यूजन नहीं होंगे और टकराव नहीं होगा, ऐसा शायद सोचना मेरे ख्याल में थोड़ी जल्दबाजी हो सकती है। थोड़ा समय हमें इस चीज को देना होगा कि ये किस तरह से चलता है। तो ये सही है कि आम आदमी पार्टी के अंदर जो खुशी है, खुशी जायज है, क्योंकि उनको और इसको वो अलग तरह से सेलिब्रेट भी कर रहे हैं। 2 कारण से, एक तो इस बीच में जो 2 प्रकरण ऐसे हुए, एक जो शीश महल का केजरीवाल का प्रकरण हुआ, जो उनका 45 करोड़ का घर और तमाम फिक्चर फर्नीचर बाथरूम यहाँ वहाँ, और दूसरा जो है एक्साइज वाला केस को लेकर के हुआ, या उसके पहले जो जेल मंत्री और स्वास्थ्य मंत्री जो जेल में थे, और उसके बाद मनीष सिसोदिया वाला जो केस हुआ, और कुछ और चीजों को लेकर के इस समय आप थोड़ा रिसीविंग एंड पे थी। पंजाब में भी कुछ चीजें ऐसी हो रही थी जिसको लेकर के आम आदमी पार्टी रिसीविंग एंड पे थी। ये फैसला जो आम आदमी पार्टी के अंदर जो रिक्वायर्ड एड्रेनल है वो पंप करता है, ये बात बिल्कुल सही है। इसमें जो आज उन्होंने कहा है, आई जस्ट होप कि मतलब काम अब तेजी से होगा, किसी तरह की वो नहीं होगी। तो ये जो चीजें हैं मेरे ख्याल में सार्थक दिशा में जाए, और जो कॉन्फ्रंटेशन नहीं हो, जी आशुतोष जी वो नहीं हो, बहुत अच्छा। आशुतोष जी, जैसे अब मतलब मैं ये समझ क्या दोनों, अब मैं अपना काम देखूं, आप अपना काम देखिए, मैं जमीन पुलिस और ये सब देखता हूं, आपको जो करना करिए। लेकिन मान लीजिए जैसे अभी जो विवाद चल रहे हैं, शराब घोटाला टाइप का कोई मामला, शीश महल टाइप का कोई मामला, इस पे एलजी कुछ करेंगे या उनसे कहें हमें क्या लेने देना भाई, तो अपना राज्य सरकार देखिए, कोर्ट ने ऐसा कहा है। देखिए नीरज जी, मुझे लगता है कि जिस चीज जो बुनियाद है दिल्ली सरकार और केंद्र सरकार के बीच में झगड़े की, उसका कारण बहुत सिंपल है। दोनों ही हाईली पॉलिटिकल लोग हैं, और इसमें एलजी बहुत किनारे रख दीजिए, उनको उसका कोई वो ही इज बेसिकली टिटुलर है, जो उनको कहा जाता है वो करते हैं। तो ये झगड़ा इसलिए है कि इस फैसले के बाद भी झगड़ा बना रहेगा। इसमें अगर आप सोच रहे हैं कि कोई थोड़ी बहुत तासीर में कमी आ जाए तो ठीक है, मुझे नहीं लगता कि इसमें कोई बहुत ज्यादा कमी आने वाली है या कन्फ्रंटेशन नहीं होने वाली। तमिलनाडु के अंदर भी तो आप देख रहे हैं ना कि वहां तो कानून की प्रक्रिया बिल्कुल स्पष्ट है, लेकिन फिर भी लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब, वहां गवर्नर साहब रोज स्टालिन को ऐसी तैसी के पड़े हुए हैं। आप बंगाल के अंदर आपने देखा किस तरीके जगदीप धनखड़ साहब ने ममता बनर्जी को ऐसी तैसी कर दी थी। हेमंत सोरेन के झारखंड में किस तरीके से स्थिति पैदा हो गई थी, यहां तक कि पंजाब में बनवारी लाल पुरोहित वहां सरकारों में क्या। तो ये जो मौजूदा सरकार है वो बहुत ही पॉलिटिकल सरकार है केंद्र की, और वो विपक्ष की सरकारों को अस्थिर करने का या डिस्क्रेडिट करने का कोई भी मौका नहीं चूकती है। कम से कम उनके गवर्नर की हरकत से ये बात स्पष्ट नजर आती है। ये तेलंगाना में भी यही चीज हो रही थी। तो मुझे कोई उम्मीद नहीं है। दूसरी बात क्या है कि पिछले 8 सालों में, और मैं बहुत गंभीरता के साथ इस बारे में कह रहा हूं कि दिल्ली के अंदर एक कॉन्स्टिट्यूशनल कू किया गया था। बहुत गंभीरता के साथ कह रहा हूं, बहुत सोच समझ के कह रहा हूं, क्योंकि मुझे बहुत सारी चीजों की जानकारी है, मैं पब्लिकली नहीं कर सकता। सबसे पहले जो एंटी करप्शन ब्यूरो था, जो 1967 से दिल्ली प्रशासन के साथ लगातार बना हुआ था, उसको थाना घोषित करके उसकी परिभाषा बदल के ये कह दिया गया तो दिल्ली पुलिस के साथ रहना चाहिए, और सीआरपीएफ लगा के उसको कब्जे में लिया गया था। ये बहुत कम लोगों को शायद इस बारे में जानकारी है। उसके बाद सर्विसेज को दिल्ली सरकार के पास से हटा लिया गया था, यानी सरकार को पूरी तरीके से पंगु कर दिया गया। सर्विसेज का में क्या है कि जो उसके बाद आप देखिए 2018 में सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया। सुप्रीम कोर्ट ने क्या फैसला, जो आज फैसला है एग्जैक्टली वही फैसला सुप्रीम कोर्ट ने तब भी दिया था। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा था कि द लेफ्टिनेंट गवर्नर इज बाउंड बाय एड एंड एडवाइस ऑफ द इलेक्टेड गवर्नमेंट। एग्जैक्टली यही फैसला था। लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर ने उसके बाद क्या किया आपको मालूम है? सरकार ने संविधान में आके संसद के जरिए कानून पास कर दिया कि दिल्ली सरकार का जो हेड होगा वो लेफ्टिनेंट गवर्नर होंगे, और उसके बाद सारे पावर उनके पास चले गए। तो ऐसा नहीं कि सुप्रीम कोर्ट का कोई नया फैसला है। तो मेरा अपना साफ तौर पे मानना यह है कि जब तक गवर्नर और लेफ्टिनेंट गवर्नर की भूमिकाएं बिल्कुल स्पष्ट नहीं होंगी, इन पदों पर बैठे हुए लोग अपनी कॉन्स्टिट्यूशनल जिम्मेदारी और उसकी नैतिकता को नहीं समझेंगे, तब तक दिल्ली सरकार, लेफ्टिनेंट गवर्नर, तमिलनाडु सरकार और गवर्नर, बंगाल सरकार और गवर्नर, झारखंड सरकार और गवर्नर के बीच में झगड़ा चलता रहेगा। ये निरंतर होगा। ये पॉलिटिकल बैटल है, ये कॉन्स्टिट्यूशनल बैटल नहीं है। उसमें संवैधानिकता, नैतिकता, उसका एक
एक जिसे कहते हैं ना विक्टिम है। आशुतोष जी कह रहे हैं कि मामला सुलटेगा नहीं। विराग जी, आपकी क्या राय है? देखिए नीरज जी, महाराष्ट्र और दिल्ली में फर्क ये है कि महाराष्ट्र में एक सीजन खत्म हो गया, दूसरा सीजन होगा नहीं होगा मालूम नहीं है। दिल्ली में पिक्चर का भी इंटरवल हुआ है, आधी पिक्चर बाकी है। और आधी पिक्चर बाकी इस तरीके से देखिए कि जैसा आशुतोष जी ने बोला था कि 2018 का एक फैसला आया था, अब एक नया फैसला आया, लेकिन इस बीच में सरकार ने संसद से एक नया कानून बना दिया है जिसको सुप्रीम कोर्ट में फिर चुनौती दी गई है और वो 3 जजों की बेंच उसको सुनवाई कर रही है और उसमें नोटिस इश्यू हुई है और उसमें फिर एक संविधान पीठ बनेगी और वो संविधान पीठ में इस बार दिल्ली को राहत मिलने की उम्मीद कम है, क्योंकि आज का जो फैसला आया है उसमें कहा गया है कि संविधान की 7वीं अनुसूची के 1, 2, 3 नॉर्मल राज्यों में राज्य सूची में राज्य का अधिकार है, लेकिन आज के फैसले में कहा गया है कि अगर संसद कोई कानून बना दे संवर्ती सूची में राज्य सूची में, तो संसद का कानून दिल्ली में प्रभावी होगा। तो संसद ने कानून बना करके 1991 के कानून में यह बदलाव कर दिया है कि दिल्ली सरकार मतलब एलजी सरकार इसलिए दिल्ली में स्थित बद से बदतर होगी। और मुझे नहीं लगता, और ये जो संविधान पीठ का फैसला है इसको अभी रेगुलर बेंच पर भेजा जाएगा, ये अभी उन्होंने सिद्धांत अभी प्रतिपादित किए हैं, इसलिए पिक्चर अभी दिल्ली में पूरी बाकी है। मुझे लगता है कि अभी क्योंकि यहाँ पर दिल्ली में किसी तरह से संवैधानिक नैतिकता नहीं है और कोई भी मर्यादा नहीं है, इसलिए मामले अभी सुप्रीम कोर्ट में चलते रहेंगे और पूरी पिक्चर पूरा क्लाइमेक्स आना बाकी है। अश्विनी जी, क्लाइमेक्स आएगा। एक्चुअली क्या है, विराग जी ने इसको और उलझा दिया, बोला एक और मुकदमा चल रहा, अभी और एक पीठ बनेगी, चलता ही रहेगा। आशुतोष जी ने भी उसमें जोड़ दिया कुछ कि नहीं, कुछ शांत नहीं होने वाला है। भाई अपने अपने काम अलग अलग हैं, आप लोग करिए, लेकिन वो कह रहे हैं हाईली पॉलिटिसाइज्ड है ये गवर्नर और एलजी की पोस्ट। उम्मीद है आपको ये सेटल होगा कि या ऐसे ही चलता रहेगा? एक चीज तो बड़ी अच्छी सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से हुई है कि लंबा जो विवाद चल रहा था खास तौर से लिस्ट 2 7वें शेड्यूल के जो एंट्री 41 को लेकर, वो एंट्री 41 क्या कहती है? स्टेट पब्लिक सर्विसेज और स्टेट पब्लिक सर्विस कमीशन, जिसका मतलब यह है कि सुप्रीम कोर्ट की इस पॉजिटिव वर्डिक्ट से दिल्ली को कंट्रोल मिलेगा उनके ऑफिसर्स के ऊपर जो कि यूटी काडर के हैं और जो कि उनकी चॉइस की पोस्ट, मतलब सरकार चलाने के लिए जो चॉइस पोस्ट जहां रखना चाहते थे वहां नहीं रख पा रहे थे। तो एक तो ये है। दूसरा, सुप्रीम कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि नेशनल कैपिटल टेरिटरी ऑफ दिल्ली का जो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर है, वो लेजिस्लेटिव और एग्जीक्यूटिव पावर करेगा प्रिवेल। खास तौर से अगर हम सेकेंड शेड्यूल की बात करते हैं, लिस्ट 2 की बात करते हैं, तो लिस्ट 2 में यानी जो रूल मेकिंग पावर है अनुच्छेद 309 का, वो आउस्ट नहीं होता है। तो कुल मिलाकर हम दिल्ली के जनता होने के नाते यही उम्मीद करते हैं कि इससे विकास का कार्य कुछ होगा और लैंड, पब्लिक ऑर्डर और जो लॉ एंड ऑर्डर, जो ये बातें हैं वो। लेकिन पब्लिक ऑर्डर की फिर अगर बात करते हैं, उस पर जाएंगे तो बड़ा आपको एक दिन का फिर डिबेट रखना पड़ेगा। पब्लिक ऑर्डर, सार्वजनिक व्यवस्था में तो सब कुछ समाहित। सर वही तो समस्या है, तो ये गोल है। डिबेट खुलेगा। मैं एक सवाल से पूछता हूं, जो कि लॉ एंड ऑर्डर, पुलिस और जमीन। अब मैं इसमें एक बहुत सिंपल से उदाहरण से पूछता हूं, आप समझाइए जिससे हमारे दर्शक समझ सके। मान लीजिए कोई एक ऐसी सर्विस शुरू करना, जो दिल्ली सरकार करना चाहती है कि हम एक ऐसी सर्विस शुरू करना चाहते हैं जिसमें लोगों को हम घर घर जाके उनका राशन कार्ड देंगे या कुछ भी देंगे, चाहे उदाहरण के लिए। एलजी साहब को लगता है यहां कुछ गड़बड़ हो रहा है, ये व्यवस्था ठीक नहीं चल रही है, तो वो इसमें दखल दे सकते हैं या नहीं दे सकते, ये बताइए आप मुझे। अगर पब्लिक ऑर्डर और इस जजमेंट का हवाला देते हुए देखें तो हाँ, लेकिन अगर डायरेक्ट कोई उसके पीछे रीजंस असाइंड नहीं है, जैसा हम लोगों ने कहा ऑब्जेक्टिव मटेरियल अगर डिसाइडेड नहीं है उसके पीछे, तो ना। तो दोनों बातें हैं, फिर सम और विषम, दोनों परिस्थितियां। तो मुकदमा अभी माने जैसा विराग भाई ने कहा, क्लाइमेक्स आना अभी बाकी है। ये आशुतोष जी कुछ मैं कह रहा हूं कि मैंने एक शराब की पॉलिसी बनाई। हाँ सर, सवाल बन रहा है, दोनों लोग शराब की एक पॉलिसी बनाई, अब उसमें किसी को लग रहा है कि गड़बड़ियां हो रही हैं इसमें, तो दखल होगा कि नहीं होगा जो अभी हो रहा था, या वो कह देंगे नहीं हमें क्या लेने देना? मैं ये जानना चाहता हूं। नीरज बिल्कुल एलजी जो है इसमें बिल्कुल किसी तरीके से दिक्कत पैदा नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल इंटरवीन नहीं कर सकते। पब्लिक ऑर्डर का मतलब यह है कि
लॉ एंड ऑर्डर में डिस्टरबेंस है या डिस्टरबेंस नहीं है। ये उसका मतलब ये है। इसलिए पब्लिक ऑर्डर का मतलब ये नहीं है कि पब्लिक के लिए कोई कानून किया जा रहा है और उसमें एलजी दखल दे दे, फिर तो संविधान ही सिर के बल खड़ा हो। नहीं सर, पब्लिक ऑर्डर की जो परिभाषा है गुप्ता जी बताइए क्या है भाई। मैं आप मान लीजिए कहीं पे एक कम्युनिटी सेंटर बनाना चाहते हैं किसी जगह, मैं कह रहा हूँ ये गड़बड़ बन रहा है, यहाँ पे व्यवस्था खराब हो रही है। हाँ, अगर व्यवस्था खराब हो रही है सर, ये आशुतोष जी ये तो डिस्क्रिशनरी है ना, समस्या यही है कि ये कोई परिभाषित नहीं है। हाँ बोलिए गुप्ता जी। नीरज जी, एलजी को दिल्ली सरकार में कंट्रोल करना है, उसके लिए उन्हें खिड़की चाहिए और वो खिड़की पब्लिक ऑर्डर की नहीं मिलेगी उन्हें अभी खिड़की मिल गई है। संसद ने कानून बना दिया है 2021 के कानून में आम आदमी पार्टी की सरकार ने उसके 4 प्रावधानों को ट्रांजैक्शन ऑफ बिजनेस रूल्स के 13 नियमों को चुनौती दी है। उसके तहत अब हर फाइल को एलजी के पास जाना जरूरी है और उसके तहत वीटो पावर एलजी के पास है। तो पब्लिक ऑर्डर की जरूरत, चोर खिड़की की जरूरत नहीं है, उनके पास दरवाजा मेन दरवाजा है। अब वो अल्टीमेट अथॉरिटी वही है। अगर सर्विसेज का पावर भले ही दिल्ली सरकार को किया हो, लेकिन ट्रांसफर पोस्टिंग की हर फाइल फिर एलजी के पास जाएगी। समस्या तो यही है कि भाई जो कुछ परिभाषित शब्द नहीं है उनको इतना बड़े स्तर पर रख दिया गया कि आप व्यवस्था देखिएगा यहाँ पे, तो मैं देख रहा हूँ करने वाले कोई और, मुझे खराब लग रही व्यवस्था। अब वो व्यवस्था मुझे क्यों खराब लग रही, चलिए कोर्ट चलते हैं, वहाँ पे संविधान पीठ से तय कराते हैं कि व्यवस्था मुझे क्यों खराब लग रही। ये एक बड़ी मुश्किल है। तो पता नहीं, उम्मीद हम सबको करनी चाहिए कि एक चुनी हुई सरकार को काम करने की पूरी आज़ादी होनी चाहिए, उसको अपना काम करने देना चाहिए। और राजनीतिक मर्यादा, नैतिकता बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर सब कुछ आप कट टू कट 2+2 पे ले जाएंगे तो फिर समस्याएं बढ़ती रहेंगी। उम्मीद करते हैं कि आज के दोनों फैसलों से कुछ चीज़ें बदलेंगी और अच्छे के लिए बदलेंगी। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए। देखते रहिए सी न्यूज़ से आवाज़।